पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण का अध्ययन किया था और यह देखा था कि पृथ्वी पर सूर्यातप का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं होता, बल्कि इसके वितरण में हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आखिर ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं या ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जिनके कारण पृथ्वी पर सूर्यातप का वितरण असमान होता है? आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ऐसे ही कारकों पर चर्चा करेंगे जो पृथ्वी पर सूर्यातप के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो पृथ्वी पर सूर्यातप के असमान वितरण के लिए मुख्य रूप से 5 कारक जिम्मेदार हैं। इन्हीं ये जो 5 कारक हैं, ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक और वायुमंडल का प्रभाव। इन्हीं एक-एक कारकों की चर्चा हम लोग यहाँ पर डिटेल में करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये तत्व या ये कारक पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, इस पर, या इसको बोलते हैं सूर्य की किरणों के आपतन कोण का मान। तो हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की आकृति जो है वो गोलाकार है, लगभग गोलाकार है। और पृथ्वी की आकृति के गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और कुछ भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत पड़ती हैं और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, अर्थात उनका कोण जो है वो कम होता जाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच लंबवत पड़ती रहती हैं। इसके बाद कर्क और मकर रेखाओं के बाद का जो क्षेत्र है पृथ्वी पर, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत न पड़ करके तिरछी पड़ती हैं या क्षैतिज पड़ती हैं। और पृथ्वी के जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहां पर सामान्यतः सौरिक विकिरण या सूर्यातप कम प्राप्त होता है। इसके विपरीत पृथ्वी के जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहां पर सौरिक विकिरण अपेक्षाकृत ज्यादा प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि जो पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है या जो कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सौरिक विकिरण ज़्यादा इसीलिए मिलता है और सौरिक विकिरण के ज़्यादा प्राप्त होने के कारण ही यह क्षेत्र जो है उष्ण बना रहता है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो अधिकतम सूर्यातप मंडल है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। इसके बाद जो शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सौरिक विकिरण की मात्रा सामान्यतः कम प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर लंबवत किरणों से जो हमें सौरिक विकिरण मिलता है वो अधिक मिलता है और क्षैतिज या तिरछी किरणों से जो सौरिक विकिरण की प्राप्ति होती है वो कम प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं मुख्य रूप से। पहला, जो लंबवत किरणें हैं, लंबवत किरणें जब धरातल पर पड़ती हैं तो यह धरातल के कम क्षेत्र पर ही फैलती हैं। लंबवत किरणें क्षैतिज किरणों की तुलना में धरातल पर कम फैलती हैं। जैसे ही सौरिक विकिरण आएगा, ये आप समझे इस चित्र में, ये सौरिक विकिरण है और ये सौरिक विकिरण जब आता है धरातल पर, तो धरातल पर आकर के यह सौरिक विकिरण धरातल के ज्यादातर भाग पर नहीं फैलता, कम ही भाग पर फैलता है। इसके विपरीत जो क्षैतिज किरणें होती हैं, ये क्षैतिज किरणें यह धरातल के ज्यादातर भूभाग पर फैल जाती हैं। यानी क्षैतिज किरणों की तुलना में
लंबवत किरणें धरातल पर कम भाग पर फैल पाती हैं, और जब कम भाग पर लंबवत किरणें फैलेंगी तो प्रति इकाई भूभाग पर जो सौरिक विकिरण होगा वह अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और यहाँ पर सौरिक विकिरण धरातल के ज्यादातर भाग पर फैले जा रही हैं, इसलिए प्रति इकाई भूभाग पर जो सौरिक विकिरण होगा वह अपेक्षाकृत कम प्राप्त होगा। तो एक तो यह मेजर कारण है, लंबवत किरणें धरातल के कम भाग पर फैलती हैं, जिससे सौरिक विकिरण की प्राप्ति अधिक होती है, जबकि जो क्षैतिज सौरिक विकिरण है वह धरातल पर आता है तो धरातल तक ज्यादा दूर तक फैल जाता है। इसलिए धरातल के प्रत्येक इकाई पर या धरातल के प्रत्येक भाग पर जो प्राप्त होने वाले सौरिक विकिरण की मात्रा है या सूर्यातप की मात्रा है वह कम हो जाती है। दूसरा, जो लंबवत किरणें हैं यह वायुमंडल में इनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, या यूं समझें कि लंबवत किरणों को वायुमंडल की पतली परत को ही पार करना होता है, बहुत ज़्यादा मोटी परत को पार नहीं करना पड़ता। इनको वायुमंडल में कम डिस्टेंस या कम दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि जो तिरछी किरणें होती हैं, ये तिरछी किरणें दिखाई गई हैं, यहाँ पर तिरछी किरणों, इस वाली किरण को देखें तो यह वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय कर रही है, ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है। और जब क्षैतिज किरणें वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करती हैं या ज़्यादा डिस्टेंस तय करती हैं, तो वायुमंडल के द्वारा सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन, कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। और सामान्यतः जो क्षैतिज किरणें होती हैं उन किरणों का वायुमंडल में प्रकीर्णन, अवशोषण और परावर्तन ज़्यादा होता है। इसलिए क्षैतिज किरणों से धरातल पर सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है, क्योंकि उसका कुछ भाग जो है वह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। लेकिन लंबवत किरणों से वायुमंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण कम हो पाता है, इसलिए धरातल पर सौरिक विकिरण की मात्रा जो है अधिक प्राप्त होती है। तो जो लंबवत किरणें होंगी, लंबवत किरणों से धरातल पर सौरिक विकिरण की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, और जो क्षैतिज किरणें धरातल पर पड़ती हैं उनसे सौरिक विकिरण की मात्रा सामान्यतः कम प्राप्त होती है। तो इसके जो है यही दो कारण हैं। पहला तो इसमें वायुमंडल का एक प्रभाव हो जाता है, और दूसरा जब धरातल पर सौरिक विकिरण आती हैं तो जो लंबवत किरणें होती हैं वह धरातल के ज़्यादातर भाग पर नहीं फैलती, कम भाग पर ही फैलती हैं। इसके विपरीत जो तिरछी किरणें होती हैं वह धरातल के ज़्यादातर भाग पर फैल जाती हैं, जिसके कारण प्रति इकाई भूभाग पर सौरिक विकिरण की प्राप्ति कम होती है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है कथन कारण में पूछा जा सकता है कि सूर्य की लंबवत किरणों की तुलना में क्षैतिज किरणों से सौरिक विकिरण की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये कथन हो गया। और कारण में इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण दे सकता है कि जो लंबवत किरणें होती हैं तिरछी किरणों की तुलना में धरातल के कम भाग पर फैलती हैं, फलस्वरूप प्रति इकाई भूभाग पर लंबवत किरणों से सौरिक विकिरण की प्राप्ति तिरछी किरणों की तुलना में अधिक होती है। ये एक कारण के रूप में दे सकता है। दूसरा कारण के रूप में यह दे सकता है कि लंबवत किरणों की तुलना में क्षैतिज सौरिक विकिरण का ज्यादातर भाग वायुमंडल के द्वारा अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन की क्रिया में नष्ट हो जाता है। तो ये भी दे सकता है। तो ये जो यहाँ पर कथन कारण में प्रश्न बनेगा, ये यहाँ पर आपको समझने की इसको जरूरत है। ठीक है। फिर दूसरा है दिन की अवधि। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता रहता है। पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहां पर सामान्यतः दिन और रात की अवधि लगभग बराबर 12-12 घंटे की होती है, और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है, जब सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है तब।
सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ कभी उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर होती है अधिक, और कभी जो है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन स्थिति के साथ दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि अधिक होती जाती है। यानी दिन की अवधि में हमें यह जो अंतर है वह सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ दिखाई पड़ता है। और मान लेते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण है, यानी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रहा, और यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन की अवधि जो है वह बढ़ती जाएगी। लेकिन इसी समय क्या होगा, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जब हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो दिन की अवधि कम होगी, और दिन की अवधि कम होगी तो रात की अवधि यहाँ ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसके अपोजिट यदि सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी सूर्य की किरणें यदि दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि कम होती जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि जो है वह बढ़ती जाती है। तो कुल मिलाकर के इसके माध्यम से आपको मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि सर्वत्र एक समान नहीं होती। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें दिन और रात की अवधि में अंतर सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के साथ देखने को मिलता रहता है। सामान्यतः कहा जाता है कि पृथ्वी के जिन हिस्सों पर दिन की अवधि अधिक होती है वहां पर सूर्यातप की प्राप्ति भी अधिक होती है, और जहां पर दिन की अवधि कम होती है वहां सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है। तो यहां देखें, यदि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में है यानी उत्तरायण है, तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध को सौरिक विकिरण की मात्रा या सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और इस वाले भाग में सौरिक विकिरण की मात्रा, दक्षिणी गोलार्ध में सौरिक विकिरण की मात्रा अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अभी उत्तरायण है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक है। दिन की अवधि अधिक होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सौरिक विकिरण या सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सौरिक विकिरण या सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है, और उत्तरी गोलार्ध में सौरिक विकिरण की फिर मात्रा जो है या सूर्यातप की मात्रा अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अभी हमने आपको बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती है। 21 जून को जब सूर्य की किरण यहां पड़ती है कर्क रेखा पर, जब 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ती है तो आर्कटिक रेखा पर जो है 24 घंटे का दिन होता है, और आर्कटिक रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र है अवधि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की होती है जब सूर्य उत्तरायण होता है। तो दिन की अवधि तो ज्यादा है, और ध्रुवों पर तो 6 महीने का दिन है, तो दिन की अवधि ज्यादा होने के कारण यहां पर सूर्यातप की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहां सूर्यातप की मात्रा अधिक नहीं होती बल्कि सूर्यातप की मात्रा कम होती है। तो यहां पर सूर्यातप की मात्रा दिन की अवधि अधिक होने के कारण भी कम है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। दिन की अवधि अधिक होने के साथ यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ेंगी तभी वहां पर सूर्यातप की प्राप्ति अधिक हो पाएगी। यदि दिन की अवधि अधिक होने के साथ साथ सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ेंगी तो वहां पर सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएगा।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि दिन की अवधि का प्रभाव सूर्यातप के वितरण पर पड़ता है, लेकिन वह तब पड़ेगा जब दिन की अवधि के अधिक होने के साथ साथ सूर्य की लंबवत किरणें पड़े धरातल पर। और यदि दिन की अवधि अधिक है लेकिन वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो वहां पर फिर सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी। तो यहाँ पर देखें, ये जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में सामान्यतः दिन की अवधि अधिक होने के साथ साथ उष्ण कटिबंध या कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दिन की अवधि कभी 13 घंटे, 13.5 घंटे, है ना। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो लगभग 13.5 घंटे, 21 जून को 13.5 घंटे का दिन यहाँ होता है। तो दिन की अवधि इधर जो है अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर शौरिक विकिरण भी लंबवत होता है। इसलिए केवल उच्च तापमान हमें या उच्च शौरिक विकिरण हमें जो है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही प्राप्त होता है। शीतोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध में दिन की अवधि अधिक है, लेकिन शौरिक विकिरण वहां पर बहुत ही जो है तिरछा प्राप्त होता है या क्षैतिज प्राप्त होता है, जिसके कारण वहां पर हमें जिसके कारण वहां हमें शौरिक विकिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती। तो शायद अब इस बात को आप समझ चुके होंगे कि दिन की अवधि भी पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करती है। सामान्यतः दिन की अवधि के अधिक होने के साथ साथ शौरिक विकिरण यदि लंबवत प्राप्त होता है तो वहां पर सूर्यातप अधिक होता है। इसके विपरीत यदि दिन की अवधि अधिक है लेकिन वहां पर शौरिक विकिरण क्षैतिज रूप में प्राप्त हो रहा है तो वहां पर दिन की अवधि कम होगी। यही कारण है कि जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर 6-6 महीने का दिन होने के बावजूद भी शौरिक विकिरण वहां पर कम प्राप्त हो पाता है या सूर्यातप कम प्राप्त हो पाता है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वह हमेशा जो है बदलती रहती है। हमेशा तो नहीं कह सकते, वर्ष में जो है एक बार पृथ्वी सूर्य के जो है एकदम निकट होती है या करीब होती है, और वर्ष में एक बार पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है। हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है, और यदि कोई पिंड दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है तो उसकी वह विशेषता है कि एक बार वह पिंड जिसकी परिक्रमा कर रहा है उसके नजदीक होगा, और एक बार वह पिंड जिसकी वह परिक्रमा कर रहा है उस पिंड से अधिकतम दूर होगा। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर या पेरीहीलियन, और यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उस स्थिति को बोलते हैं हम अपसौर या एपीहीलियन, और यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 15.2 करोड़ किलोमीटर। वैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज दूरी है वो आप जानते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। लेकिन एक बार वर्ष में पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के निकटतम होती है, उनके बीच की दूरी जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तब इस स्थिति में 7% अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के नजदीक है। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में, तब ऐसी स्थिति में पहले से प्राप्त हो रहे सूर्यातप से 7% कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का भी सूर्यातप के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जब पृथ्वी नजदीक होगी 3 जनवरी को तो अपेक्षाकृत 7% सौरिक विकिरण कहा जाता है कि अधिक प्राप्त होता है,
और जब दूर होती है सूर्य से पृथ्वी, तब 7% सूर्यातप की मात्रा जो है कम प्राप्त होती है। लेकिन यह स्थिति होती कब है? 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को हम जिस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, वहां शीत ऋतु होती है। तो शीत ऋतु होने के कारण अब वैसे तो अधिक सूर्यातप की प्राप्ति हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 3 जनवरी को सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणायन होता है, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो क्योंकि सूर्य इस तिथि को दक्षिणायन है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता, और इसीलिए ये जो 7% सौरिक विकिरण हमें मिलता है अधिक शीत ऋतु में 3 जनवरी को, इसका प्रभाव जो है वो नगण्य होता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है हम ग्रीष्म ऋतु का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से 4 जुलाई, ये 4 जुलाई को तो सौरिक विकिरण की मात्रा कम प्राप्त हो रही, 7%। तो 7% कम सौरिक विकिरण मिल रहा, इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए, शीत ऋतु का अनुभव करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, शीत ऋतु का अनुभव न करके हम लोग ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई में सूर्य कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा होता है, उत्तरायण होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सौरिक विकिरण के लंबवत प्राप्त होने के कारण ये जो 7% कम सौरिक विकिरण प्राप्त हो रहा है, इसका प्रभाव जो है वो नगण्य हो जाता है ना। दिन की अवधि अधिक है क्योंकि सूर्य उत्तरायण है, और सौरिक विकिरण लंबवत प्राप्त हो रहा है। तो इनकी तुलना में ये जो 7% कम सौरिक विकिरण मिल रहा है, उसकी मात्रा जो है वो नगण्य हो जाती है। शीत ऋतु न होकर के ग्रीष्म ऋतु ही रहती है, टेम्परेचर जो है उच्च ही बना रहता है। तो ये भी शायद आप समझ चुके होंगे कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को जो है प्रभावित करती है। सामान्यतः जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो पहले से प्राप्त हो रहे सूर्यातप से उस तिथि को, यानी 3 जनवरी को, हमें अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है 7%। लेकिन 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है तो पहले से प्राप्त हो रहे सूर्यातप से 7% कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है। अगला है सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है या जो फोटोस्फीयर होता है, उस फोटोस्फीयर में हमें कभी कभी कुछ कम चमकीले क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं या कुछ धब्बा वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ये जो कम चमकीला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है या ये जो स्पॉट के रूप में या धब्बा के रूप में दिखाई पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं सौर कलंक। और यह कहा जाता है कि सौर कलंक जब सूर्य के फोटोस्फीयर में ज्यादा बनते हैं तो सूर्य के फोटोस्फीयर से सौरिक विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, सौरिक विकिरण अधिक होता है, और इसलिए धरातल को भी सौरिक विकिरण की प्राप्ति या सूर्यातप की प्राप्ति अधिक हो पाती है। इसके विपरीत यदि सूर्य के फोटोस्फीयर में सौर कलंक की मात्रा कम होती है, सौर कलंक कम दिखाई पड़ते हैं, तो सूर्य के फोटोस्फीयर से सौरिक विकिरण भी कम होता है, जिसके कारण धरातल को सौरिक विकिरण की प्राप्ति कम हो पाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सौरिक विकिरण और जो सन स्पॉट है या जो सौर कलंक है, सौर कलंक और सौरिक विकिरण में यहाँ पर सीधा संबंध है। सौर कलंक की मात्रा यदि अधिक है तो धरातल को सौरिक विकिरण की प्राप्ति भी अधिक होती है, और यदि सौर कलंक की मात्रा सूर्य के फोटोस्फीयर में कम है या कम बनती है तो ऐसी स्थिति में धरातल को सूर्यातप की प्राप्ति भी कम होती है। ठीक है, तो यह भी पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण को जो है प्रभावित करता है। अगला है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल पृथ्वी पर जो है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे?
जो सौरिक विकिरण धरातल तक आता है उसको धरातल पर आने के पहले वायुमंडल की एक मोटी पारदर्शक परत से होकर के गुजरना पड़ता है, और जब सौरिक विकिरण वायुमंडल की मोटी पारदर्शक परत से होकर के गुजरता है तो सौरिक विकिरण के कुछ भाग का वायुमंडल में जो विविध प्रकार की गैसें हैं, जो धूल कण इत्यादि विद्यमान हैं, उनके द्वारा अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन कर दिया जाता है। तो सौरिक विकिरण की जो कुछ मात्रा है वह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ सामान्यतः लंबवत सौरिक विकिरण की तुलना में क्षैतिज सौरिक विकिरण का अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन वायुमंडल में अधिक होता है, और इसीलिए क्षैतिज जो सौरिक विकिरण हैं उनसे उनसे सौरिक विकिरण या सूर्यातप की प्राप्ति धरातल को कम होती है, और लंबवत सौरिक विकिरण से सूर्यातप की प्राप्ति धरातलीय भाग में अधिक हो पाती है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल है वह वायुमंडल भी जो है पृथ्वी पर सौरिक विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा सौरिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन कर दिया जाता है।